बच्चों, मी चित्रकार कसा झालो के फर्स्ट पेज पे हमने देखा कि किस प्रकार लेखक और उनके मित्र ने जो उन्हें प्रकृति से या नेचर से जो भी कुछ मटेरियल उपलब्ध हुआ उसकी मदद से उन्होंने चित्र निकाले। तो अब हम सेकंड पेज देखते हैं। अब लेखक आगे कहते हैं कि मी जे काही व्यक्तिगत सांगतो आहे ते एक उदाहरण आहे। इसका अर्थ यह है कि वो जो भी कुछ हमें पर्सनली बता रहे हैं वह तो केवल एक एग्जाम्पल है। व्यक्तिगत का अर्थ है पर्सनल और उदाहरण का अर्थ है एग्जाम्पल। निसर्ग किती परिणे आपल्याला देत असतो। इसका अर्थ है कि निसर्ग कितना कुछ हमें देता है ते लक्षात येईल, वो हमें ध्यान में आ जाएगा कि निसर्ग हमें कितना कुछ देता है, कि निसर्ग से हमें कितनी सारी चीज़ें, कितना मटेरियल उपलब्ध होता है, ये हमें जानना चाहिए। मला इतकंच म्हणायचं आहे की साधनं नाहीत म्हणून अडून बसण्याचं कारण नाही। लेखक को इतना ही कहना है कि कोई साधन नहीं है इसलिए हमें पीछे हटना नहीं चाहिए, कोई मटेरियल नहीं है इसलिए हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते। अगर आपके इरादे मजबूत हो, तीव्र का अर्थ है सीवियर, आपकी इच्छा अगर तीव्र हो, आपके इरादे अगर मजबूत हो तो साधनांशिवाय मतलब कुछ भी मटेरियल के सिवाय आप अपना कार्य या काम कर सकते हैं। आता हेच पहा, श्रावण सरता सरता पाऊस कमी व्हायचा। अब यही देख लो कि श्रावण एक मराठी या हिंदू महीना है जो जुलाई और अगस्त के बीच में आता है। श्रावण यानी सावन। श्रावण सरता सरता, सावन का महीना समाप्त होते होते पाऊस कमी व्हायचा, बारिश भी कम हो जाती थी। पण नदी वाहतच असायची, लेकिन नदी तो बहती ही रहती थी। आमचा कैनवास, अभी उन लोग का कैनवास क्या था, तो नदी के किनारे जो बड़े बड़े पत्थर थे वो लेखक और उनके मित्र का कैनवास था। तो वो कहते हैं कि आमचा कैनवास म्हणजे खडक मोकळा व्हायला पार चैत्र महीना उजाडायचा। तो उनका कैनवास दिखते दिखते, दिखाई देते देते, मतलब उनके जो पत्थर थे नदी के किनारे वाले वो दिखाई देते देते चैत्र महीना उजाडायचा। चैत्र भी एक हिंदू मंथ है कि जो मिड मार्च से लेके अप्रैल तक होता है। तो चैत्र महीना मतलब उनका कैनवास दिखाई देते देते चैत्र महीना आरंभ हो जाता था। तोवर काय करायचं, तब तक क्या करना, त्यातूनच आम्हाला मातीचा नाद लागला। अब उसमें से ही अभी इतने वक्त बैठ के वो क्या करेंगे, तो उन्हें मातीचा यानी मिट्टी का नाद यानी छंद, हॉबी, तो उन्हें अब मिट्टी का छंद लग गया। वो कैसे, तो लाल भड़क, जो लाल रंग की मिट्टी लेखक के गांव में थी, लाल भड़क, मऊशार माती, मऊशार यानी सॉफ्ट, लाल भड़क मऊशार माती हाताला लोण्यासारखी वाटायची। तो वो जो लाल मिट्टी थी, जो सॉफ्ट और लाल कलर की मिट्टी थी, वो हाथ को मक्खन जैसी लगती थी। तो उन्होंने क्या किया कि मूर्ति कराव्यात असं ठरलं। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हम उस मिट्टी से मूर्ति बनाएंगे। पण हा मातीचा खेळ ही लपून छपून करावा लागे, लेकिन ये मिट्टी का जो खेल था, मूर्ति बनाने का जो काम था, वो भी उन्हें छिप के करना पड़ता था। कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला, अब वो ये मूर्तियाँ कहाँ पे बनाते थे, तो गोठा में काऊ शेड, तो कधी गोठ्याच्या मागच्या बाजूला मतलब काऊ का जो शेड था उसके पीछे वाले बाजू में, नहीं तो गावातील मंदिराजवळच्या बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा। तो गांव के मंदिर के पास जो बकुड़ी नामक एक पेड़ रहता है, एक वृक्ष रहता है, तो वो बकुळीच्या झाडाखाली आमचा उद्योग चालायचा। उद्योग में उनका जो मूर्तियाँ बनाने का काम था वो गांव के मंदिर के पास के बकुड़ी के झाड़ के नीचे उनका वो मूर्ति बनाने का काम चलता था। मूर्ति करून वाळत ठेवल्या की काही काळानं त्यांना तडे जाऊन ढासळायच्या। अब क्या होता था कि वो जब मूर्ति बनाते थे तो वो सूखने के बाद, मूर्ति करून वाळत ठेवल्या मतलब वो सूखने के लिए, वाळत में सूखने के लिए वो जब रख देते थे तो कुछ काल के बाद उस मूर्ति में तड़े यानी क्रैक्स जाते थे और वह टूट जाती थी।
ढासळायच्या मीन्स टूटना, वो मूर्तियाँ टूट जाती थी। हिरमोड व्हायचा, हिरमोड का अर्थ है निराशा, तो वो उनकी निराशा हो जाती थी। त्यावर काहीतरी उपाय शोधायलाच हवा होता। अब उसके लिए तो कुछ ना कुछ उपाय हमें ढूंढना ही था। तो विचार करता करता लक्षात आलं, तो सोचते सोचते, विचार मीन्स सोचना, सोचते सोचते उनके ऐसे ध्यान में आया की गाईचं शेण मीन्स काऊ डंग, गाईचं शेण ओलं असताना जसं असतं तसंच ते वाळल्यावरही राहतं। तो उनके क्या दिमाग में आया कि काऊ डंग जैसे गीले में जैसे रहता है वैसे ही वो सूखने के बाद भी रहता है, तो त्याला तड़े जाणार नाहीत। अगर हम काऊ डंग का इस यूज़ करेंगे तो वो जैसे गीले में रहता है वैसे सूखने के बाद भी रहता है, तो उसमें क्रैक्स नहीं जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि आम्ही शेण मातीत मळून घेतलं। तो उन्होंने क्या किया, वो काऊ डंग है ना, उन्होंने मिट्टी में मिक्स कर लिया। आता मूर्ति थोड्या टिकायला लागल्या। अब मूर्तियाँ थोड़ी टिकने लगी। तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तड़े जाऊन ढलप्या पड़ायच्या। लेकिन फिर भी ज़्यादा दिन होने के बाद क्या होता था कि उसमें छोटे छोटे क्रैक्स जाते थे और उसके जो ढलप्या मीन्स लेयर्स, ऊपर के जो लेयर्स है वो गिर जाते थे। मतलब यह कि वहाँ मिट्टी में काऊ डंग मिक्स करके जो मूर्तियाँ बनाते थे वो क्या होती थी, थोड़े दिन तो टिकती थी, लेकिन उसके बाद में उसमें छोटे छोटे क्रैक्स जाकर उसके जो ऊपर के लेयर्स वो गिर जाते थे। फिर पुन्हा विचार सुरू झाला, फिर उनका वापस सोचना शुरू हो गया। आमच्या गावात आठवडे बाजार भरायचा। आठवडे बाजार का अर्थ है वीकली मार्केट। अभी कुछ गांव में वीकली मार्केट संडे के दिन या कोई भी एक दिन, लेकिन एक हफ्ते के बाद मार्केट भरता है, तो आजू बाजू के गांव वाले भी उस मार्केट में, उस बाज़ार में अपना अपना सामान बेचने के लिए आते हैं। तो वैसे ही लेखक के गांव में आठवडे बाजार यानी वीकली मार्केट भरता था। महादू आयते कपड़े विकायला यायचा। तब महादू नामक जो एक इंसान था वह आयते मीन्स रेडीमेड कपड़े बेचता था। वह रेडीमेड कपड़े बेचने के लिए आता था। सगड़ा डोंगर भाग, अभी लेखक, हम लोग ने पहले देखा ही है कि लेखक का गांव कैसा था। तो लेखक के गांव में बहुत सारे पहाड़ थे, तो सगड़ा डोंगर भाग, तो वो सब पहाड़ी इलाका। फक्त पायवाटा, तो वहाँ पे जाने के लिए सिर्फ एक पगडंडी थी, जैसे नैरो वे बोलते हैं ना हम लोग, पायवाट मीन्स पगडंडी। तो अपना माल घोड्यावर लादून आणायचा। वो अपना जो भी कुछ सामान था बेचने का वो अपने घोड़े पे लाद के लेके आता था। नांद्रुकीच्या, अभी नांद्रुकी भी एक ट्री है, एक झाड़ है। नांद्रुकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची। अभी नांद्रुकी नामक जो झाड़, वो पीपल जैसा झाड़ होता है, तो वो उस झाड़ की घनी छाव गिरती थी। तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा। अभी झाडाच्या मुळीला मीन्स झाड़ का जो रूट जो बाहर आता है, जो बहुत ही थिक रहता है, उस रूट को वो अपना घोड़ा बांध के रखता था। आम्हाला घोड्याची लीद दिसली। अब जैसे काऊ का डंग होता है वैसे ही घोड्याची लीद मीन्स हॉर्स डंग होता है। तो अब लेखक और उसके मित्र को क्या दिखाई दिया, तो उस घोड़े की लीद यानी हॉर्स डंग उन्हें दिखाई दी। लीद म्हणजे घोड्याचं शेण। लीद मीन्स व्हॉट, हॉर्स डंग। घोड्याचं शेण मीन्स हॉर्स डंग। त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते। उसमें उन्हें बहुत सारे धागे धागे दिख रहे थे। धागे धागे मीन्स थ्रेड जैसा कुछ उन्हें दिख रहा था। हे धागे मातीला धरून ठेवतील असा विचार करून आम्ही तो प्रयोग केला। तो अभी उन्होंने क्या सोचा कि ये जो घोड़े की लीद में, हॉर्स डंग में जो धागे धागे जैसा कुछ दिख रहा है, जो थ्रेड जैसा कुछ दिख रहा है, वो शायद मिट्टी को पकड़ के रखेगा, ऐसा उन्होंने सोचा और उन्होंने उसका प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट किया। आता आमच्या मूर्तिंना बिल्कुल तड़े जात नव्हते। अब उनकी मूर्तियों में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं जाते थे। केवढा आनंद झाला हे मला शब्दात सांगता येत नहीं। अभी यह देखकर उन्हें इतना आनंद हुआ, इतनी खुशी मिली कि वो उन्हें किसी भी शब्द में वो नहीं बता सकते हैं। मी माध्यमिक शाळेत असताना आर्किमिडीज या शास्त्रज्ञाचा धडा वाचला। जब लेखक सेकेंडरी स्कूल में थे तभी उन्होंने आर्किमिडीज नामक एक जो
शास्त्रज्ञ था उसका लेसन उन्होंने रीड किया था। आर्किमिडीज एक ग्रेट मैथमेटिशियन मीन्स गणितज्ञ भी थे, एक आविष्कारक भी थे, आविष्कारक मीन्स इन्वेंटर, और एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर का अर्थ होता है खगोल वैज्ञानिक। तो उन्होंने इन आर्किमिडीज नामक जो वैज्ञानिक थे, जो शास्त्रज्ञ थे, उनका लेसन लेखक ने पढ़ा था। त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी, त्याला मीन्स आर्किमिडीज को जो चाहिए वह तत्व मीन्स एलिमेंट। जैसे साइंटिस्ट लोग या शास्त्रज्ञ कुछ भी ढूंढने के लिए एलिमेंट जो ढूंढते रहते हैं, उसी प्रकार आर्किमिडीज को जो चाहिए वह एलिमेंट ढूंढने के लिए वो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचा। वो साधी साधी जो चीज़ें लगती थी ना, उन चीज़ों में भी वह उस एलिमेंट को ढूंढता रहता था। ते सापडल्यावर तो न्हाणी घरातून युरेका करत धावत सुटला। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो तत्व या एलिमेंट ढूंढ रहा था, वो एक दिन उसे नहाते नहाते उसके बाथरूम में उसको मिल गया। वो जो सोच रहा था नहाते नहाते, तो उसको एकदम से वह तत्व या एलिमेंट मिल गया। तो वो बाथरूम से युरेका मतलब मिल गया ऐसे चिल्लाते हुए धावत सुटला, मीन्स वो चिल्लाते चिल्लाते भागा। तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता। तब लेखक के यह ध्यान में आया कि जिस प्रकार आर्किमिडीज को एलिमेंट मिलने के बाद जो आनंद हुआ, वही आनंद, वही खुशी लेखक को भी उनकी मूर्तियाँ टिकने पर मिली। कि लेखक बोलते हैं कि तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की आपल्यालाही तेवढाच आनंद झाला होता जेव्हा मूर्तींना तडे जाण्याचं थांबलं होतं। जब मूर्तियों को क्रैक्स जाना बंद हो गया। क्रैक्स क्यों जाना बंद हो गया? क्योंकि उन्होंने मिट्टी में हॉर्स डंग मिक्स किया था, तो उसकी वजह से अभी उनकी मूर्तियाँ टिकने लगी। तो उन्हें भी उतना ही आनंद मिला और तभी उन्हें भी उतनी ही खुशी मिली जितनी आर्किमिडीज को उसका एलिमेंट मिलने पर मिली। आपल्यापुरता का होईना, पण तो एक शोध होता। जिस तरह आर्किमिडीज ने एलिमेंट्स को ढूंढा, उसी तरह लेखक ने किसको ढूंढा कि मिट्टी में हॉर्स डंग मिक्स करने पर मूर्तियाँ टिकती है। तो आपल्यापुरता का होईना मतलब हमारे लिए तो एक वो इन्वेंशन ही था, वह एक शोध ही था। शोध मीन्स इन्वेंशन। अब आगे लेखक कहते हैं कि मुलांनो, मी तुम्हाला एवढंच सांगेन। तो बच्चों, मैं आपको बस इतना ही बताने वाला हूँ कि तुमच्या प्रत्येकात आर्किमिडीज दडलेला आहे। तो लेखक का क्या कहना है कि बच्चों, हर बच्चे में, आप में, हर एक में आर्किमिडीज छिपा हुआ है। त्याला कायम जागता ठेवा, उसको आपको हमेशा के लिए ज़िंदा रखना है। तो आपके अंदर जो आर्किमिडीज छिपा हुआ है, आपको उसको जगाना है, उसको ज़िंदा रखना है। तुमचं आभाळ कायम आनंदाने भरलेलं राहील। अभी यहाँ पे आभाळ का अर्थ है आपका जीवन। लेखक ने आभाळ की कंपैरिजन जीवन से की है कि तुमचं आभाळ कायम आनंदानं भरलेलं राहील। अगर आप आपके अंदर छिपे हुए स्किल्स या आर्ट्स ढूंढते हैं और उन्हें बाहर निकालते हैं, तो आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए खुशी से भर जाएगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यह लेसन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू।